नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 का प्रथम चैप्टर भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर का अध्ययन करेंगे। देखिए, भाषा जो है संस्कृत भाषा की शब्द भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। अर्थात जिन सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है और हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। आप नीचे जो फिगर दिया गया है उसको देख सकते हैं। इसमें दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो भी बातचीत कर रहे हैं एक सार्थक ध्वनि है, एक दूसरे के भाव को, विचारों को समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं। चाहे कोई भी भाषा हो सकती है। अब आप देखेंगे कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो लिखित भाषा के रूप में हम जो लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके जो बातें अपना बताते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य महोदय को हम पत्र लिखते हैं, या किसी अपने अभिभावक को पत्र लिखते हैं, या किसी भाई बंधु या मित्र को निमंत्रण पत्र लिखते हैं, तो ये हमारी लिखित भाषा हो जाती है। हम लिख करके अपने भाव को प्रकट करते हैं। और दूसरी है मौखिक। तो मौखिक भाषा, मौखिक में हम क्या करते हैं, आपस में जैसे बातचीत करते हैं, या हम किसी इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय जो हम बातचीत करते हैं वो भी हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। या भाषण देना, जब कोई हम भाषण देते हैं तब हम क्या होता है, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि तीसरी एक और भाषा होती है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभी हम इशारों में अपनी बातों को प्रकट कर लेते हैं या एक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं। तो इस तरह की जो भाषा होती है उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और भाषा के अन्य रूप देखते हैं। तो भाषा के अन्य रूप में हम देखेंगे कि जो भाषा है वो 4 तरह की मिलती है: मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? जो बच्चा परिवार के सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी अपने माता पिता के द्वारा जो भाषा हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा ये संघ की भाषा होती है, यानी विशिष्ट बहुत ज़्यादा संख्या में जिस भाषा को लोग बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और हमारे यहाँ भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। परंतु यह भारत वर्ष के अधिकांश क्षेत्र में बोली और समझी और पढ़ी लिखी जाती है, इसलिए इसको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। इसको राष्ट्रभाषा मानते हैं, न कि राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में प्राप्त है। संविधान में इसको सिर्फ राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, कार्यालयी कार्य किए जाते हैं, कामकाज जो भी होता है कार्यालय का, वो जिस भाषा में किया जाता है वो उसकी राजभाषा कहलाती है। जैसे अपने यहाँ के कार्यालयों में हिंदी भाषा में कार्य किया जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ का जो भाषा हो गया वो क्या होगा, राजभाषा हमारी हिंदी हुई। अब भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो भारत में कुल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसमें आपका हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी, इस तरह की कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब आएंगे, बोलेंगे संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी एक दूसरे से परस्पर संपर्क के लिए करते हैं, उसकी संपर्क भाषा कहलाती है। अब भाषा के बाद बात करेंगे
बोली का। तो जो बोली होती है वो बोली किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। बोले जाने वाली भाषा मतलब उसका दायरा क्या होता है, संकुचित होता है, विस्तृत नहीं होता है। बहुत ज़्यादा क्षेत्र में लोग उसको नहीं बोलते हैं, इसलिए उसको हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी हुआ, बुंदेली हुआ, अवधी हुआ, बघेली हुआ, इस तरह की जो बोलियाँ होती हैं, ये भाषाएं जो होती हैं बोली के रूप में ग्रहण होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बोलियों में किसी प्रकार की रचना नहीं होती है, सिर्फ अपवाद स्वरूप एक ब्रजभाषा है और दूसरी अवधि है जिसमें रचनाएं हमको मिलती हैं। ये एक अपवाद है। अब उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसमें क्या होती है, रचनाएं शुरू हो जाती हैं, तो ये उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। मैंने इसके लिए आपको इसके पहले एक वीडियो डाला है बोली पर और भाषा पर, उसको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल क्लियरली आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी बोली और भाषा क्या है। अब बात करते हैं लिपि का। तो लिपि क्या है, हम जो मुख से बोलते हैं, जिस ध्वनि चिन्हों को हम बोलते हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो लिखित चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, यानी उसको हम लिपि कहते हैं। यानी मुख से बोले जाने वाली ध्वनियों को या भाषाओं को जब हम लिपिबद्ध करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और प्रत्येक भाषा की लिपि भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपके नीचे दिया गया है, हिंदी की क्या होगी लिपि, देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी लिपि है और नेपाली की देवनागरी है। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी लिपि है। तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, जर्मन का रोमन है, स्पेनिश का रोमन है और अरबी का अरबी है, फ्रेंच का रोमन है, पोलिश का रोमन है और रूसी का क्लिक है। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग जो है लिपियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब आइए साहित्य क्या है। तो साहित्य जो है ज्ञान राशि के संचित को उसको साहित्य कहते हैं। यानी हम जिस ज्ञान से, अपने ज्ञान से जिस कहानी या कविता या नाटक को लिखते हैं और उसको पढ़ने का जो कार्य करते हैं, वो हमारी क्या होती है, साहित्य कहलाती है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं व्याकरण का। तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना जान जाते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है कि खेल रही है लड़कियां बाग में, ये आपका वाक्य क्या है, गलत है, जबकि सही वाक्य क्या होगा, लड़कियां बाग में खेल रही हैं। उसी तरह से एक गलत वाक्य और दिया है कि बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, बंदर पेड़ से बैठा है, तो पेड़ से बैठा है, इसमें कारक की क्या है, गलत है कारक। तो उसी तरह से ये सही वाक्य क्या होगा इसका, कि बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ से नहीं बैठा है, पेड़ पर बैठा है। तो बंदर पेड़ पर जब बैठा है तो क्या होगा, ये सही वाक्य होगा। तो ये जो हमको ज्ञान कराता है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। तो यानी व्याकरण क्या करता है, हमें सही सही लिखना, सही सही पढ़ना, सही सही बोलना सिखाता है। और व्याकरण के उसी तरह व्याकरण के जो है 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से को। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम इसमें मुख से अंदर से बोल उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, उनके भेद आदि का पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से दूसरा है शब्द विचार। तो शब्द इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार, शब्दों की रचना, शब्दों की उत्पत्ति, इस तरह का अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य की बनावट, वाक्य का भेद, विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि हिंदी 18 करोड़ भारतीय की मातृभाषा तथा 30 करोड़ लोगों की क्या है, संपर्क भाषा है। अब आइए इस पाठ का करते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न। कह रहा है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली। बोली सही है। भारतीय संविधान द्वारा भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किस भाषा के रूप में, भारतीय संविधान द्वारा भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी को हिंदी भरेंगे। दूसरा है ग, ज्ञान राशि का संचित कोष क्या कहलाता है,
अभी आपको बताए हैं ऊपर साहित्य। बच्चा सर्वप्रथम क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। कौन सा भाषा, बच्चा सबसे पहले परिवार में कौन सी भाषा सीखता है, मातृभाषा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मातृभाषा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाना है। क है बोली विचारों के आदान प्रदान का साधन है, बोली विचारों के आदान प्रदान का साधन है, नहीं, गलत है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ख लिखित भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, ध्वनि का ही जो है हम लिखित प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, नहीं, गलत है, हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। घ व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, बिल्कुल सही है, व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य पर विचार किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है नीचे दी गई लिपियों के लिए भाषाओं के नाम लिखिए। क्रिलिक है, क्रिलिक कौन सा लिपि में है, क्रिलिक कौन सी लिपि में है, ऊपर देखते हैं, क्रिलिक, क्रिलिक जो है रूसी है, रूसी भाषा का जो है क्या है, लिपि है, ठीक है। देवनागरी किसकी है, हिंदी और संस्कृत की। रोमन किसकी है, अंग्रेजी की। गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी की। और फारसी किसकी है, फारसी किसकी है, ऊपर देख लेते हैं, तो फारसी 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 अरबी की होगी, अरबी लिपि की, अरबी भाषा का जो है फारसी में किया जाता है। नीचे दी गई लिपियों के लिए भाषाओं का नाम लिखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर, निम्नलिखित की परिभाषा लिखना है। मातृभाषा किसे कहते हैं, तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने घर परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। साहित्य भाषा, साहित्यिक भाषा, तो ज्ञान राशि की संचित कोश को साहित्य कहते हैं, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको साहित्यिक भाषा कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा है जिसमें कार्यालयी कार्य किए जाते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। उपभाषा, बोलियाँ जिसमें रचनाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं, वो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। संपर्क भाषा, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो करता आती है हमारी संपर्क भाषा। सारे ऊपर जो है पुस्तक में आपके दिए होंगे, वहाँ से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब नाम लिखना है, नाम लिखिए। 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों तथा उनके लेखकों के नाम लिखना है। पुस्तक के नाम है और यहाँ लेखकों के नाम है, तो आप पहले भर सकते हैं, जैसे पुस्तक रामचरितमानस, लेखक का नाम हो गया आपका तुलसीदास। उसी तरह से आप यहाँ भी भर सकते हैं रामायण, वाल्मीकि, लेखक हो गए वाल्मीकि। उसी तरह से भर सकते हैं कामायनी, लेखक हो गए जयशंकर प्रसाद। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। उसी तरह से आप भर सकते हैं एक अगला है ख, अपने किन्हीं 5 मित्रों के नाम लिखिए जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनके भाषाओं तथा लिपियों के नाम लिखिए। कोई आपका मित्र हो जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है, उसका नाम लिख सकते हैं अगर हो तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप स्वतः कर सकते हैं। ख, बच्चा सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है और इस भाषा को वह कहाँ से सीखता है, तो आप इसको ऊपर बताए हुए हैं। लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण के विभिन्न विभागों में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, आप स्वतः कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका भाषा पर आधारित यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आप इसको सॉफ्ट कॉपी में, फेयर कॉपी में डाउन कर लेंगे, साथ ही बुक खरीद करके इसको बुक में भी आप डाउन कर लेंगे। और साथ साथ
सारे क्वेश्चंस आंसर भी आपको याद करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।